नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 7 की भूगोल कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे। बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। वैसे इस किताब का नाम पर्यावरण है, लेकिन है ये एक ज्योग्राफी का पोर्शन। इसका पार्ट पहला पर्यावरण लेंगे। इस पार्ट में बेटा हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या रोल प्ले है, ये किस किस से मिलकर बनता है, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन सभी की परिभाषा पता करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलो पहला पार्ट पर्यावरण। पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई है। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली इमारत बनने जा रही है। जब रवि को ये सब कुछ समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला ये विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो यहाँ पे बेटा उसकी आंखों से आंसू छलकना, इस बात का भी उसे दुख था कि उसका खेलने का मैदान जो है वो नष्ट हो चुका है। तो उसे इस बात का भी दुख था कि ये जो प्रकृति ने हमें इतना सुंदर वातावरण दिया है, लोग इसे किस तरीके से इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से इसको नष्ट करके यहाँ पे विशाल इमारतें बना रहे हैं। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ। उसने ये सारी बातें अपनी सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में भी प्रधानाचार्य जी ने यह उदासी दर्शाई कि किस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है। उसके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस थे। उसने पूछा, ये पर्यावरण क्या है? अपने शिक्षक से पूछा। तब उसके शिक्षक ने उत्तर दिया कि बेटा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कुर्सियाँ, मतलब जो भी अपने आसपास देखने वाली वस्तुएं हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो रवि ने पूछा, क्या मेरे दोस्त भी पर्यावरण है? तो उन्होंने कहा, हाँ, आपके दोस्त भी एक पर्यावरण का अंग है। ठीक है, लेकिन उनके शिक्षक ने कहा कि जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण मानव द्वारा किया गया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, तो यहाँ बेटा दो परिभाषाएं बनती हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं और मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। तो वे पर्यावरण जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे नदी, झरना, पेड़, प्राणी, ये सब प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। और जो वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं, वे मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। लेकिन मानव इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ये हम देखेंगे कि कार का धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है, तो ये भी एक तरह का परिवर्तन है। पीने के लिए जो पानी है, पहले पानी बहता रहता था, बट अब पानी को पीने के लिए जो पात्र बनाए गए और पात्र में एकत्रित करके रखा जाता है। भोजन पहले हाथों में या पत्तों पे खाया जाता था, और अब भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। जो भूमि पहले सपाट, समतल, खाली स्थान होता था, आजकल वहाँ पे कल कारखाने और बड़ी बड़ी इमारतों ने उसका स्थान ले लिया है। तो इस प्रकार ये जो मानव है, मानव ने है ना कार, मील, कारखानों, बर्तनों आदि का निर्माण किया है। इस तरीके से मानव प्रकृति में परिवर्तन करता है। अब देखेंगे बेटा पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के जो घटक हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है: मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव। ठीक है, मानव निर्मित घटक कौन कौन से होते हैं? मानव निर्मित घटक वे होते हैं जिन्हें मानव निर्मित करता है, मानव बनाता है। जैसे इमारतें हैं, आपको अभी आगे आगे पढ़ा है कि समतल सतह, समतल खुले मैदानों को, की घास को, पेड़ पौधों को हटाकर वहाँ पे बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती है, जैसा कि आप शहरों में देखते हैं। पार्क है, तो पार्क में
तरह तरह के झूले लगा दिए जाते हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं। पुल पुल कहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ या तो फिर जो रेलवे ट्रैक होता है जिसकी वजह से सड़क वाहन के आवागमन में असुविधा होती है, तो वहाँ पे ओवरब्रिज बना दिया जाता है ताकि नीचे से रेलवे ट्रैक निकल जाए और ऊपर से गाड़ियाँ भी पार हो जाए। या फिर नदी नाले आदि को पार करने के लिए भी हम ब्रिज बनाते हैं। नेक्स्ट है सड़क। सड़क भी आवागमन की असुविधा के कारण सड़क निर्माण किया गया ताकि बसें गाड़ियाँ आराम से उस पर चल सके। नेक्स्ट है स्मारक। ये जैसे देखने वाले प्लेसेस होते हैं वह भी मानव द्वारा निर्मित हैं। और उद्योग धंधे जो हमारे आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए जो उद्योग धंधे खोले जाते हैं वह भी मानव द्वारा निर्मित है। तो ये सारी चीज़ें बेटा मानव द्वारा निर्मित है। दूसरी ओर देखते हैं हम पर्यावरण का दूसरा घटक है प्राकृतिक घटक। जैसे जलमंडल है, जो जल से घिरा हुआ भाग जलमंडल, वायु से घिरा हुआ भाग वायुमंडल, स्थल यानी भूपर्पटी से घिरा हुआ भाग स्थल मंडल, और सजीव जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत सब चीज़ें आ जाती है। तीनों का जो मिश्रण है वो इसमें आ जाता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा मानव। मानव को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले एक अकेला व्यक्ति था जिसने एक परिवार का निर्माण किया। खूब सारे परिवार मिलकर एक समुदाय को बनाते हैं। समुदाय कह सकते हैं यानी कि समाज। समुदाय यानी कि ये क्षत्रिय समाज है, ये वैश्य समाज है, ये शूद्र समाज है, ये अलग वर्ण में बांटा गया इनको। फिर ये समुदाय मिलकर धर्म बनाते हैं, जैसे जैन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे सिंधी, ये सारे धर्म बनाए गए। धर्म के अलावा यहाँ पे शैक्षिक स्थान बनाए गए। शैक्षिक स्थान भी मानव द्वारा बनाए गए। फिर उसके बाद में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ इमारतें, उद्योग धंधे आदि चालू किए गए। और राजनीतिक स्थिति भी मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, मानव के अंतर्गत आती है। तो आपने देख लिए होंगे कि पर्यावरण के 3 घटक हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव। ठीक है, देखते हैं आगे अब। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं कि कभी कभी उसे नष्ट भी कर सकते हैं। ये हमने आगे देख लिया है। तो ऊपर की जितनी भी वार्तालाप से समझ में आ गया होगा हमको कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान एवं प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ न केवल 7वीं की किताब में, बाकी आप जब तक आगे पढ़ते जाएंगे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जब तक आपके लाइफ टाइम पर्यावरण आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वहाँ पे परिभाषा आपके काम आएगी कि किसी भी, अंडरलाइन करना है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति का पर्यावरण, प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। आगे आगे अपन ने पढ़ा है कि ये प्राकृतिक भी होता है, मानव निर्मित भी होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों को सम्मिलित किया गया है। प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें जीवीय तथा अजीवीय दोनों आती है। जैसे जीवीय में क्या आती है, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप जंतु। अजीवीय में क्या आती है, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जाने से पहले हम पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम देखेंगे पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। समझ में आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो हम बताएंगे फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। ये भी कहा गया है कि एनवायरोनेट शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल, इन सब से, ये सब इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और इन सब से आप लोग परिचित भी होंगे। आज 6ठी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। परिभाषा देखेंगे, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत
को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखो स्थलमंडल की परिभाषा ऐसी, ये नॉर्मल परिभाषा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर व ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। लेकिन इसकी सही परिभाषा यहाँ नीचे आएगी। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करती हैं। यह संपदा, खनिज संपदा का भी स्रोत है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये स्थलमंडल की डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है और इसको अच्छे से याद करना है। ये चैप्टर बेटा आपके फर्स्ट टेस्ट में आ रहा है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। नेक्स्ट देखिए, अब देखिएगा बेटा ये डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर ये जो ऊपर खुला आकाश है जहाँ यहाँ वायुयान उड़ रहा है, तो ये वायुयान है, ये वायु में उड़ रहा है, इसलिए ये कहलाता है वायुमंडल। फिर देखिए ये पहाड़ हैं, ये एक ज़मीन के ऊपर बसे हुए हैं, ज़मीन के ऊपर स्थित है, तो इसलिए ये स्थलमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये है जलमंडल, जहाँ जल ही जल है, जहाँ पेड़ पौधे उगे हुए, कुछ ये तैरने वाले जानवर हैं, प्लस यहाँ नाव भी जा रही है, तो ये जलमंडल के अंतर्गत आती है। और ये कृषि क्षेत्र हैं, ये जो स्थलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और आप देखिए स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर ये वाला भाग जैवमंडल कहलाता है। समझ में आ गया? डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया कि जैवमंडल किसे कहते हैं। अब देखते हैं, जल का क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे, वायु के चारों ओर फैली पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। बेटा एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो अपनी ओर खींचता है। आपने पढ़ा होगा कि पेड़ से फल नीचे गिरता है। नीचे ही क्यों गिरता है? हवा में क्यों नहीं उड़ता? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की आकर्षण क्षमता रखता है। इसलिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस वायुमंडल को अपने अंदर थामे रखता है। यह सूर्य से झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। मैं आपको बता दूं बेटा कि वायुमंडल के अंदर हमारे 4 परतें हैं। कितनी? 4 परतें हैं। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी ओजोन मंडल, चौथी आयन मंडल। इनका जो क्रम है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी सबसे नीचे की तरफ, यानी पृथ्वी के जस्ट टच में होती है क्षोभ मंडल, फिर समताप उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर आयन मंडल और फिर उससे ऊपर ओजोन मंडल और सबसे ऊपर की ओर आयन मंडल होती है। उससे ऊपर होता है सूर्य। समझ में आ गया? जो सूर्य से किरणें आती हैं वो इन चारों परतों को पार करती हुई आती है। तो ये जो तीसरे नंबर की परत थी ओजोन परत, इसे हम ऐसा कह सकते हैं ये छन्नी नुमा होती है। जो सूर्य से आने वाली कुछ ऐसी पराबैंगनी किरणें होती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो पराबैंगनी किरणें इस ओजोन परत से छन कर हमारे तक पहुंचती है। इस वजह से हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मानवों द्वारा कुछ ऐसी गैसों का निर्माण किया गया है जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ऐसी गैसें हैं जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। इन गैसों की वजह से ओजोन परत की जो छल्ली है उस छल्ली में छेद बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें इन छेदों को पार करते हुए हमारे स्किन तक पहुंचती है। इस वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि स्किन कैंसर, इस तरह का रोग होते हैं। ठीक है, तो सूर्य से झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से भी वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट। कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से
मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। समझ में आया? वायुमंडल में गैसों में बैलेंस बिगड़ जाता है, तब मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है। आप सोचते होंगे कि हमेशा गर्मी क्यों नहीं रहती है, हमेशा सर्दी क्यों नहीं रहती है, ये 4-4 महीने में मौसम क्यों बदल जाता है, ये किस वजह से होता है? ये वायुमंडल की वजह से होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। बेटा ये है आपकी जैवमंडल की परिभाषा, यहाँ अच्छे से अंडरलाइन करना है। अब आपने चारों परिभाषा पढ़ चुके हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और ये जैवमंडल। ये चारों परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। पादप एवं जीव जंतु यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन जीवों में हम भी एक जीव है। जीव, समझ में आया? जिनमें जीवन संभव है वे सभी जीव है। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। हम सजीव हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं। निर्जीव वे वस्तुएं होती है जो सांस नहीं लेती है। सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायुमंडल मिलकर मतलब वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा, पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र से तात्पर्य है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी यानी जीवन यापन करने वाले जीवधारी, जिनके पास जीवन है, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। समझ में आया? मानव तरह तरह की क्रियाएं करता है, भौतिक वस्तुओं के साथ भी करता है तो रासायनिक वस्तुओं के साथ भी करता है, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। समझ में आ गया? ये एक पारितंत्र की परिभाषा है। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ देखते हैं पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। ठीक है, मतलब उसने बताया है, जब मूसलाधार बारिश की बात आई और उसने अपने केरल का नाम लिया तो ये समझिए कि केरल में बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से उसे केरल की याद आ गई। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है। तो बेटा आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, केरल में बारिश होती है जैसलमेर में नहीं होती है। तो बेटा ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु की वजह से, ये पारितंत्र की वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। जब यहाँ ऊँट मिल रहे हैं तो वो ऊँट यहाँ नहीं मिलते, और यहाँ जब बारिश मिल रही है तो वो बारिश यहाँ नहीं मिलती। समझ में आ गया? कुछ अपने अपने प्रदेशों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। रवि ने ऐसा इनको कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली या अनेक कीटों को भी देखने को मिलेगा। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों का रहन सहन के तरीके इतने भिन्न भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? तो उनके शिक्षक ने उत्तर दिया, बिल्कुल, बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। बेटा आपस में मतलब मिलजुल के रहना या आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहना ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे और अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र ही हो सकता है। समझ में आ गया? अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, इस तरीके यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 5 जून को। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब है वह पद्धति जिसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है। व्यापार होता है
लेकिन उसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ वस्तुओं की अदला बदली की जाती है, धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह अच्छे से आपको याद करनी है। अब अपन देखेंगे मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में बताया गया है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ में पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण का उपभोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। ठीक है बेटा, यहाँ कहा गया है कि पुराने ज़माने में जब लोगों के पास में इतना नॉलेज नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, तो वे लोग जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते थे उन सभी चीज़ों का यूज़ करते थे और जैसा प्रकृति कहता था उस हिसाब से वो ढल जाते थे और प्रकृति में उपस्थित सारी चीज़ों से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई। ठीक है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे मानव ने कुछ पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी आवश्यकता पड़ेगी तो लोग आविष्कार करेंगे। तो मानव ने पर्यावरण का उपयोग एवं परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन जीने का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो एक जंगल से दूसरे जंगल पे घूमते रहते थे, घुमक्कड़ प्रजाति टाइप के होते थे। वो वहाँ के जो फल फ्रूट खा लेते थे, वहाँ की जंगलों की लकड़ियों को काट के थोड़े दिन उनसे घर बना लेते थे, उनको जला के खाना पका लेते थे। जैसे ही उनका सारा सामग्री खत्म हो जाती थी तो वे उस वन को छोड़ के अगले वन में चले जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में ज्ञान बढ़ना शुरू हुआ तो स्थायी जीवन जीना उन्होंने सीख लिया। पहिए का आविष्कार किया गया, पहिए से उन्होंने वाहनों का निर्माण किया, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति, पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ये सारे मानवीय पर्यावरण द्वारा किए गए परिवर्तन हैं। समझ में आ गया सभी को? क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर भी उस प्रकृति के अनुसार ढल चुका है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन करने के लिए हम ऐसा करते हैं। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता के साथ रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। तभी रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि बहुत उदास था, तो उसकी उदासी को देखकर नूरी ने उसे अपनी छुट्टियों में मिजोरम आने के लिए कहा। तब रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को छुट्टियों के लिए एक होमवर्क दिया कि वे इन गर्मी की छुट्टियों में जहाँ पर भी घूमने जाएंगे उस वहाँ के भूदृश्य का, घरों एवं वहाँ के लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब सर देखेंगे इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्राकृतिक पारितंत्र, देखो बेटा, मरुस्थल हैं तो मरुस्थल पहले से ही बने हुए होते हैं, उनमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ताल है जो कि मनुष्य बनाते हैं खुदाई करवा के, यानी तालाब। और वन जो है वो भी पहले से बने हुए होते हैं, तो इसमें से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। कौन सा? ताल। कौन? ताल। फिर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। स्थल, धर्म और समुदाय। आपने देखा होगा कि धर्म है जो मानव द्वारा निर्मित है, समुदाय है जो मानव द्वारा निर्मित है, एक अकेला स्थल है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जमीन है ना। इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित बताना है तो पहाड़, समुद्र या सड़क। पहाड़ अपने आप में बने हुए होते हैं, समुद्र अपने आप में होते हैं, एक सड़क होती है जिसे मानव निर्मित करता है। फिर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा खतरा है? एक तो पादप में वृद्धि, नहीं, पादपों में वृद्धि तो अच्छी बात है। फसलों में वृद्धि, ये भी एक अच्छी बात है। जनसंख्या वृद्धि खतरा वाली है, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, है ना, इसलिए जनसंख्या में कमी करना है।
अब देखते हैं, मिलान कीजिए। जैवमंडल, जैवमंडल की इसमें से कौन सी परिभाषा सही है? ये सही है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल, स्थल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी कि जलमंडल का आंसर हो गया वह संकीर्ण क्षेत्र। ठीक है, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, यानी कि ये वाला। ठीक है, जलमंडल यानी कि जलीय क्षेत्र, यानी कि ये वाला। पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहते हैं? या तो फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या फिर होगा हमारे आसपास का क्षेत्र, या फिर जीवों का एक, जीवों एवं उनके परिवेश का बीच का संबंध। अब तीनों में से क्या हो सकता है? हमारे आसपास का क्षेत्र, इसको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, बाकी बड़े क्वेश्चंस हैं, तो बड़े क्वेश्चंस के लिए बेटा मैं आपको नोट्स सेंड करूंगी। आज हमारा पार्ट पहला खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे।